क्या आप भी गवर्नमेंट टेंडरिंग में वर्क करते हैं लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पता, या फिर काम तो करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कितने टाइप के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं? तो रुक जाइए, यह वीडियो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली है कि इंडिया में कितने तरीके के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आता है, कौन सा स्टेट के अंदर आता है, कौन सा सेंट्रल के अंदर आता है और कौन सा पीएसयू के अंदर आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कितने टाइप्स के सरकारी विभाग इंडिया में अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और जो लोग चैनल में नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि कितने टाइप्स के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, कौन से सेंट्रल हैं, कौन से स्टेट हैं और कौन से पीएसयूज हैं। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन आपको बता रही है, आज की वीडियो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन इंडिया। कितने टाइप्स के टेंडर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कितने टाइप में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज स्ट्रक्चर्ड एट 3 लेवल्स। 3 लेवल में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया में अवेलेबल उनको डिवाइड किया गया है। द हायरार्की ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज स्ट्रक्चर्ड एट 3 लेवल्स। पहला है हमारा सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसे हम लोग पीएसयूज भी बोलते हैं। Each has distinct roles and functions while often working collaboratively for policy implementation and development। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल हैं, स्टेट हैं या फिर पीएसयूज हैं, सबका अलग अलग रोल है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा टाइम भी आता है या फिर ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे ये तीनों डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके भी काम करते हैं, चाहे वो देश हित के बारे में हो या फिर जनहित के बारे में हो या फिर कोई भी ऐसा सरकमस्टांस जहां पे इन तीनों को साथ में मिलके काम करना पड़े, तो ये एक साथ मिलके कोलैबोरेट करके भी काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल एंड ओवरसीज द एंटायर नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे इंडिया में मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट बताया गया है और यही वो गवर्नमेंट है जो पूरे एंटायर नेशन मतलब पूरे इंडिया को चलाती है। अब इसको चलाता कौन है? इस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाता कौन है? इट ऑपरेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर सब जानते हैं कि जो भी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जी चलाते हैं। एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल भी बोला जाता है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। अब इन मिनिस्टर्स के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही रन करती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज के थ्रू रन करती हैं। डिपार्टमेंट्स सच एज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और इन डिपार्टमेंट्स को कौन रन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल रन करता है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रन करते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको रन करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं और समझते हैं कि ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ईच मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर। जितनी भी मिनिस्ट्री हैं
उनको लीड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब, जिनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सेक्रेटरीज, सीनियर लेवल के सेक्रेटरीज बेसिकली। द सेक्रेटरीज रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मैनेज द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। मतलब जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको जो रन करते हैं वो डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, बट उनको असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरीज। यही वो लोग हैं जो किसी भी मिनिस्ट्री की डे टू डे एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं और डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉरेन एरियाज लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। फॉर एग्जांपल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मैनेजेस इंडियाज रेलवेज नेटवर्क। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवेज है, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है, ये एग्जांपल बताया गया है कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। उसके बाद जान लेते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कितनी मिनिस्ट्रीज आती हैं। एज ऑफ 2024 के आंकड़ों के मुताबिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स थ्रू 58 मिनिस्ट्रीज। 58 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करती हैं। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे लीड किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। ईच मिनिस्ट्री कंटेन्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। हर एक मिनिस्ट्री के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस इंक्लूड, कुछ बहुत ही फेमस मिनिस्ट्रीज के मैंने नाम यहां पे पिक करे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, 58 मिनिस्ट्रीज हैं टोटल, आउट ऑफ विच मैंने कुछ फेमस मिनिस्ट्रीज को आपके लिए एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि ये कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती हैं या फिर उनके द्वारा रन करी जाती हैं। इनके अलावा इन एडिशन टू मिनिस्ट्रीज देयर आर इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन functioning under the government of India. For example, departments like Department of Space and Department of Atomic Energy report directly to Prime Minister. देखिए ये कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा रन करी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं इंडिया में जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। और भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्ट्रक्चर बट ऑपरेट्स विद इन अ स्टेट ज्यूरिडिक्शन। देखिए इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनकी अपनी सरकार होती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, जो कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही होती है, लेकिन वो अपनी खाली स्टेट में ही वर्क कर सकती हैं। मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर किसी की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा इलेक्शन के द्वारा जब हम चुनते हैं अपनी स्टेट की सरकारों को, तो अगर दिल्ली सरकार जो भी है वो दिल्ली में ही वर्क कर सकती है, वो पंजाब में वर्क नहीं कर सकते। सिमिलरली पंजाब जो सरकार है वो पंजाब में ही वर्क कर सकती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं वर्क कर सकती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो कि पूरे नेशन में, मतलब पूरे भारतवर्ष में वर्क करती है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ की रोल्स हैं, जैसे कि गवर्नर साहब, द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जी को
डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर साहब, द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनालॉगस टू द प्राइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल। चीफ मिनिस्टर साहब वो होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लीड करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर जी होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं। उसके बाद है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे आप राज्य मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं। राज्य मंत्रिमंडल क्या करता है, वो असिस्ट करता है चीफ मिनिस्टर को इन रनिंग द स्टेट डिपार्टमेंट्स। जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उनको रन करने में सहायता करता है चीफ मिनिस्टर साहब की। तो ये बताता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार के अलावा स्टेट सरकार किस तरीके से वर्क करती है, राज्य की सरकार किस तरीके से वर्क करती है। आगे चलते हैं, उसके बाद जानते हैं कि स्टेट मिनिस्ट्रीज किस तरीके से वर्क करती हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट स्टेट मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं। Each state has its ministries and departments to manage areas such as health, education। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट जैसे कि पुलिस बोल सकते हो आप, या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट सरकार जो है उसकी होती है। और ये कुछ डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं और कुछ फेमस डिपार्टमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। ईच ऑफ द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, जैसे कि आप सब जानते हैं 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, हैज इट्स ओन सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स। इन सभी के अपने डिपार्टमेंट्स हैं। ऑन एवरेज अ स्टेट गवर्नमेंट हैज अराउंड 30 to 40 डिपार्टमेंट्स। मतलब एक एवरेज की बात करें तो हर एक गवर्नमेंट के पास 30 से 40 डिपार्टमेंट हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ऑल्दो दिस कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टेट। हालांकि ये डिपेंड करता है उसके साइज के अकॉर्डिंग, स्टेट के और कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। मेजर डिपार्टमेंट्स इंक्लूड डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जैसे कि अभी हमने पीछे भी जिक्र किया कि ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन्हें मेंटेन करना और इन्हें रन करना। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स जिसे पीडब्ल्यूडी भी बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। Thus, across all states and union territories, there could be a total of around 1200 to 1500 departments depending on the state specific structures। हालांकि सारे ही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाएं तो कुछ 1200 से लेकर 1400-1500 तक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट क्या होते हैं और कितने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्हें पीएसयूज भी बोला जाता है। PSUs are government owned corporation where the government either central or state holds the majority stake। मतलब PSUs क्या होते हैं, ये एक ऐसी बॉडी होती है या फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो मेजॉरिटी पार्ट है, मतलब मेजॉरिटी जो शेयर है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। अब जितने भी PSUs है ना, इनको डिवाइड किया गया है CPSEs में और SPSEs ने। अब CPSE का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। These are owned by the central government and operate in strategies areas like oil, gas, coal, defense। Examples include Indian Oil Corporation, Bharat Heavy Electricals Limited, Steel Authority of India। CPSE की फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये वो PSUs हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ये कौन कौन से विभागों में वर्क करती हैं, जैसे कि ऑयल सेक्टर में वर्क करती हैं, गैस सेक्टर में वर्क करती हैं, कोल सेक्टर में वर्क करती है, डिफेंस सेक्टर में वर्क करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कुछ PSUs का मैं नाम लूं तो जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, IOCL जिसे बोला जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे BHEL बोला जाता है, और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये CPSEs हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा SPSEs, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। These are owned by state governments and operate in areas like electricity, transport and manufacturing. SPSEs जो हैं ये ओन्ड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और ये किस तरीके के विभागों में वर्क करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे नाम लूं तो कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनिस्ट्री लिमिटेड मिनरल्स लिमिटेड हो गया। ये SPSEs हैं, PSUs हैं, लेकिन PSUs को डिवाइड किया गया है CPSE और SPSE में। तो जेम पोर्टल पे भी अगर आप टेंडर डालते होंगे तो कुछ टेंडर आपको देखने को मिलते होंगे जहां पे लिखा आता है नॉट एलिजिबल, और फिर जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दिस टेंडर इज रिजर्व फॉर CPSE या फिर SPSE। तो वो PSUs के लिए बेसिकली रिजर्व कर दिए जाते हैं, इसलिए आप उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दे पाते। अब जान लेते हैं कि इंडिया में कितने PSUs हैं, उनका क्या काम है और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो PSUs हेल्प इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। तो PSUs का जो मेन रोल है ना वो इकोनॉमिक, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना है, प्लस एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, जैसे तेल हो गया, गैस हो गया, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो PSUs द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। दे आर ऑफन गवर्न्ड बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो corporate governance rules while meeting public service obligations. India has a large number of PSUs. इंडिया के पास बहुत ही बड़े नंबर पे PSUs हैं, which are categorized into 3 groups based on their ownership, जिनको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है उनकी ओनरशिप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जान लेते हैं CPSEs के बारे में। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसे CPSEs भी बोला जाता है, और जो मैंने बताया डायरेक्टली जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है या फिर रन करती है। दीज आर करेंटली 400 प्लस सेंट्रल PSUs। अगर अभी 2024 की बात करें तो इंडिया में मोर देन 400 CPSEs हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज लाइक महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। तो जितने भी ये 400 PSUs हैं इनको फिर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। अब ये 3 नाम किस तरीके से दिए जाते हैं? बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल स्केल। मतलब जितनी भी उनकी टर्नओवर है और जितनी भी वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उनको ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जांपल की बात करें जैसे कि IOCL हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो बात हुई हमारे CPSEs की। उसके बाद बारी आती है SPSEs की। ईच स्टेट गवर्नमेंट ओन्स सेवरल PSUs। ऑन एवरेज ईच स्टेट हैज अराउंड 20 to 30 SPSEs। मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास 20 से 30 PSU डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि SPSE हैं और डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। फॉर ऑल स्टेट्स कॉम्बाइंड देयर कुड बी 500 to 700 SPSEs इन टोटल। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, पूरे ही स्टेट डिपार्टमेंट की बात करूं और यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो लगभग 500 से 700 ऐसे PSUs गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उन्हीं के द्वारा रन किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन से मैटर होते हैं जिसमें ये दोनों ही गवर्नमेंट साथ में मिलके काम करते हैं या फिर दोनों ही डिपार्टमेंट्स आपस में काम करते हैं। इंटर गवर्नमेंट रिलेशंस, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कोलैबोरेट ऑन इश्यूज दैट फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है वो टॉपिक्स या फिर वो मैटर्स जो दोनों ही गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हैं और कॉमन है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे जो मैटर हैं जो कि देश हित में है, उसके लिए दोनों गवर्नमेंट क्या करती हैं, साथ में मिलके काम करती हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड लेबर लॉज हो गया, वेयर बोथ हैव अथॉरिटी, जिसमें दोनों को अथॉरिटी होती है काम करने की। हालांकि इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली प्रिवेल्स। हालांकि कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन अगर उत्पन्न होती है जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में
कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की चलती नहीं है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है इंडिया की। तो ऐसे कोई सिचुएशन अगर उत्पन्न होती है जहां पे दोनों के ही थिंकिंग में कोई भी डिफरेंस है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलती, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है। उसके बाद है नीति आयोग, जिसे बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस दिस थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। देखिए नीति आयोग का क्या काम है, देखिए ये क्या करती हैं, ये स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, ये ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती हैं जिसमें कि दोनों ही गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करते हैं देश हित में, जो कि इंडियन पब्लिक के लिए सही है, जो कि हमारे लिए देश के लिए सही है, उसमें ये काम करते हैं। आने वाले टाइम के लिए लॉन्ग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और दोनों ही गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करते हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट्री कमेटीज। अब आप बोलोगे कि भैया ये दोनों गवर्नमेंट अपने आप काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो इनको कौन देखता है? तो इनको चेक करती है पार्लियामेंट्री कमेटीज। पार्लियामेंट्री कमेटीज का क्या काम है? कमेटीज इन द पार्लियामेंट इंश्योर दैट अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये कमेटीज क्या करती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जो भी काम है उनको मॉनिटर करती हैं और मेक श्योर करती हैं या फिर देखती हैं कि वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या फिर देश हित में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर जो भी उनको ड्यूटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है वो उनको निभा रहे हैं प्रॉपर कि नहीं। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज की होती है। ओवरऑल दीज एंटिटीज वर्क इन हार्मनी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडलिंग नेशनल इश्यूज, द स्टेट मैनेजिंग लोकलाइज्ड कंसर्न व्हाइल पीएसयूज कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक सेक्टर ग्रोथ। इन द एंड बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली नेशनल इश्यूज को हैंडल करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकलाइज्ड कंसर्न को हैंडल करती है, और जहां की पीएसयूज की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, ये इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया में कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस तरीके की नॉलेज सबको मिले, जो भी लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी मतलब ये नॉलेज तो मेरे को लगता है हर एक इंडियन नागरिक को होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हर एक इंडियन सिटीजन के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है किस तरीके से वर्क करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और समझेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट टेंडरिंग में हम आप साथ मिलकर आगे जा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।